नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा सुमन वाजपेयी। और के न्यूज के खास कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में बात होगी मार गई महंगाई को लेकर। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आज कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हल्ला बोला है। विपक्ष का मानना है कि अब तक सरकार बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल करने में नाकामयाब रही है, जिसके विरोध में आज प्रदेश भर में कांग्रेस ने सरकार को घेरने का काम किया है। कांग्रेस का मानना है कि बढ़ती महंगाई पर सरकार अब तक विफल रही है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों के साथ साथ प्रदेश में खाद्य सामग्री भी अब बेहद गृहिणियों के जीवन में असर डालती नजर आ रही है, और जिसके चलते आज तमाम कांग्रेसी महिलाओं ने अपने नए अंदाज में राजधानी की सड़कों पर बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया है। और ये वो प्रदेश की महिलाएं हैं, भले ही ये राजनीति से जुड़ी हों, लेकिन गृहिणी के तौर पर घर संभालने के साथ साथ प्रदेश में बढ़ती महंगाई पर अपने घरों से सिर पर ही सब्जियां, तेल, मसाले और गैस सिलेंडर के साथ इन साइकिल रिक्शों के ऊपर अपनी गाड़ियां रखकर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रही हैं और सरकार को सचेत कर रही हैं कि अगर जल्द ही महंगाई और बेरोजगारी पर कोई ठोस नीति सरकार नहीं बनाती है तो आगे इसका परिणाम भी बड़ा होगा। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि महिलाएं सड़कों पर आई, मार गई महंगाई। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लीजिए आज की हमारे स्पेशल रिपोर्ट पर। कांग्रेस कार्यालय से घंटा घर तक विपक्षी दल ने धरना प्रदर्शन किया। इसी के चलते महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला साइकिल रिक्शा पर सवार होकर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से मांग है कि वो महंगाई को कम करे और रोजगार लाए। साथ ही यदि सरकार उनकी नहीं सुनती है तो वह ये धरना प्रदर्शन लगातार चालू रखेंगे। भाजपा सरकार ने वादा किया था कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे हम, लेकिन उस टाइम 600 रुपए से भी इन्होंने अब 1100 रुपए का सिलेंडर किया है। जीएसटी को लेके चले तो इससे परिवार पे कितना भाव पड़ा है कि किचन को लेके, सिलेंडर को लेके तेल 80 रुपए किलो, 200 रुपए किलो किया, कहाँ 80 था। मैम तब तक ही अपनी औकात में नहीं आएंगे और सस्ता नहीं करेंगे, हम प्रदर्शन करते रहेंगे। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि इस महंगाई को कम करें, जो रोजगार है उनको रोजगार दें। सड़कों पे बच्चे उतरे हुए हैं, जो जॉब थी वो भी इन लोगों ने छीन ली। मांग सरकार से है कि महंगाई को कम करें, युवाओं को रोजगार दें और महिलाओं की। हमें लगता नहीं है कि ये बैरिंग होंगी सरकार हमारी मांग को सुनेगी। तो अगर सरकार हमारी मांग को नहीं सुनेगी तो हम ऐसे ही सड़कों में रोज उनको दिखेंगे। ठीक, बिल्कुल दिखना पड़ेगा। आम आदमी के पास आज रोजगार नहीं है, आमदनी का स्रोत नहीं है, लेकिन महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए हम लोगों को आंदोलन खड़े करने पड़ेंगे और आम जनता को भी इससे जुड़ना पड़ेगा। ये आप लोग जिस तरह की आप लोग भी देख रहे हैं कि ये तानाशाह सरकार ने, केंद्र में बैठी सरकार ने, हमारी प्रदेश की सरकार ने जो गरीब महिलाओं के ऊपर जो इतना बोझा डाला है, हमारे जितने युवा हैं आज की डेट में बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी तरफ से हम सभी महिला कांग्रेस की महिलाओं ने, क्योंकि अब एकजुटता का समय आ गया है और सभी महिलाएं एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन करने जा रही हैं, एक रैली निकालने जा रही है कि आप लोग अपनी तानाशाह से, अपनी इस बेकार सरकार से आप लोग बाज आइएगा। हमारे युवाएं, महिलाएं और इन सब के बारे में सोचिएगा। अगर अच्छे कदम इन्होंने नहीं उठाए तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन आगे जाएंगे। प्रदेश में एक बार दोबारा सत्ता पर काबिज भाजपा की सरकार के नेताओं का मानना है कि कांग्रेस को यह सब पड़ोसी देशों से लेना चाहिए, जिसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म है। कोरोना काल से अब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को और व्यवस्थाओं को अपने तरीके से बहुत बेहतर संभाल रखा है। देश में सुख शांति और जिस प्रकार की घटनाएं पड़ोसी देशों में हो रही हैं, उनसे सबक लेने का अवसर नहीं मिल रहा है और वो जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं कोरोना की महामारी के पश्चात, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और ऐसे अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखा है। हमारी अर्थव्यवस्था भी ग्रो कर रही है। लगातार
प्रदेश से लेकर देश में बढ़ती महंगाई के विरुद्ध में तमाम विपक्षी दल सरकार को घेरने की कवायद में लगे रहते हैं, लेकिन नतीजा अब तक राहत भरा नहीं देखने को मिला है। वहीं बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल सिलेंडर के दामों पर विपक्ष का हल्ला बोल सरकार के कानों में किस तरह से गूंजता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। और साथ ही आखिर सरकार कब तक पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए और कोरोना के बारे में देश की अर्थव्यवस्था की बात बताते जनता को समझा पाएगी। आखिर महंगाई के मुख्य कारण है या कुछ और? के न्यूज के लिए देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। और आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। कई खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ गया है। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं, उनके साथ में हमारे साथ में पवन तोमर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजकुमार जायसवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और प्रवक्ता हैं हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की हेमा भंडारी जी जुड़ चुकी हैं, और पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं, और मनोज ध्यानी जी हमारे साथ में हैं, अर्थशास्त्री हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस कार्यक्रम में। शुरुआत में पवन जी के साथ करना चाहूंगी। पवन जी, महंगाई और बेरोजगारी ये दो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता लगातार आपको घेरती रही है। जनता ने इन मुद्दों के साथ साथ आप पर पूरा विश्वास भी दिखाया है, आपको मौका दिया है, सिर आंखों पर बैठाया है, लेकिन आपने जनता को बदले में क्या दिया? महंगाई, बेरोजगारी? जी गरिमा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, जहां पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जहां पूरी की पूरी जनता कोरोना काल से त्रस्त थी और सबकी महंगाई दर आसमान को छू रही थी, ऐसे समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक धैर्य के साथ, एक निष्ठा के साथ हमारी जनता के बीच में रहे और पूरी अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का काम किया है। आज आप देखिए, आजादी के बाद से अभी तक अंधेरे में रहे जितने गांव थे, लगभग 94-95 गांव में बिजली पहुंचाई गई। सौभाग्य योजना में 2,50,000 से अधिक घरों में रोशन किया। मेरा कहना यह है कि आप पड़ोसी देशों से सीख यदि लेंगे, अभी देख रहे हैं कि वहां कितना बुरा हाल है, भूखमरी का क्या हाल है, लेकिन उसके बाद भी जहां हमने कोरोना काल में फ्री का राशन हर घर में दिया, फ्री का राशन घर घर में पहुंचाया, और प्रत्येक हो गया ना कोरोना काल, अब हो गया ना कोरोना काल, अब कब तक आप क्रेडिट लेते रहेंगे कोरोना काल का? कब तक क्रेडिट लिया जाएगा कोरोना काल का? गरिमा जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं मानता हूं, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसी में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जहां चरमराई है, वहां हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने इस अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए बहुत सारे कारगर उपाय जो है आपको मैंने गिनाए भी हैं और आपको मालूम भी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप पड़ोस में देख लीजिए किस तरह से भूखमरी आ रही है और वहां पर किस तरह से लोग श्रीलंका में अंदर तक घुस गए हैं, एक समय का खाना तक नहीं मिल रहा है। ऐसे समय में आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो दूसरे देशों को हमारी वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं, और वैक्सीन उपलब्धि नहीं तो नहीं लगता। कैसी बातें कर रहे हैं आप पवन जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पहले लगता है ना, पहले अपने देश की जनता का पेट भरेंगे या फिर आप पहले वैक्सीन देंगे? ठीक है, आदमी नेकी तब करता है ना जब पहले अपना पेट भर लेता है। सबसे पहले देशवासियों को देखने की जरूरत है। हम जो है स्वस्थ रखेंगे अपनी जनता को, और हमारी जनता, उत्तराखंड की जनता अगर स्वस्थ रहेगी और दीर्घायु रहेगी तो उसके लिए हमारे यहाँ किसी प्रकार की नहीं तो महंगाई पर कुछ बोलिए ना। ठीक है, कोरोना हो गया, आपने कोरोना में मुफ्त राशन दे दिया, मैं महंगाई की बात कर रही हूँ। क्यों अर्थशास्त्र जो क्यों इस तरह से यहाँ पर बिगड़ा हुआ है पूरा महंगाई का जो है? महंगाई क्यों बढ़ती है? मैं ये क्यों बढ़ती है? आप बताइए क्यों बढ़ती है? अभी आप ये बात बताइए। देखिए, हमने अभी गरीब महिलाओं को साल में 3 सिलेंडर की घोषणा मुफ्त की है और वो मिल रहे हैं। ये मुफ्त की है। जहां क्या क्राइटेरिया है उनका? क्या क्राइटेरिया है? आपने पहले तो उज्ज्वला करके खूब क्रेडिट लूटा और उसके बाद अब लोगों के पास कुछ नहीं है बनाने को। आपने उज्ज्वला करके खूब क्रेडिट लूटा, और जब महंगाई पर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ तो आप मुझे ये बता रहे हैं कि हमने कोरोना काल में फ्री राशन दिया है। क्या महंगाई का जवाब ये होना चाहिए? कहने का मतलब ये कि जहाँ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, वहाँ हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में कामयाब हुए हैं। और जहां तक महंगाई है, अभी देवी आपदाएं
आपके ये देवी आपदा के रूप में हमारे देश में ही नहीं हमारे राज्य में तो कब तक इनका हवाला दिया जाएगा? कब तक इनका हवाला दिया जाएगा? ये वही पार्टी है ना, जब कांग्रेस के दौर में जब डॉलर बढ़ता था, रुपया गिरता था, तब तो आप कांग्रेस को घेरते थे, तब कोई आपदा नहीं होती थी। आज जब अपनी बारी आई है तो आप दैवीय आपदाओं का सहारा ले रहे हैं। एक बात बताइए, क्या हमने गरीब महिलाओं को साल में 3 सिलेंडर नहीं दे रहे हैं क्या मुफ्त में? उनका क्या क्राइटेरिया है उसका? क्या क्राइटेरिया है? मैं जानती हूँ, गरीबी के नापने का क्या तरीका आपने निकाला है? ये देखिए, मैं कह रहा हूं कि जहां हम फ्री राशन और फ्री सिलेंडर फ्री ये दे रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में हम काबू पा रहे हैं और बहुत सारी चीजें हम पटरी पर ले आए हैं। लगता है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही कह रही। महिलाओं का किचन का जो बजट है वो बिगड़ा हुआ है पूरी तरह से। देखिए, दरअसल क्या है गरिमा जी, कांग्रेस के पास आज के समय में किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। आप ये भली बातें जानते हैं, बिना मुद्दे के। ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी से नजर आ रही हूँ आपको। पवन जी, मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा वक्त वैसे आपको दे रही हूँ, लेकिन सवाल भी आपसे ही करना मुझे सबसे लाजमी लगता है, क्योंकि आप ही सत्ता में महंगाई मिटाने के दावे तो आप ही ने किए थे। मैं आपको कांग्रेस पार्टी से नजर आती हूँ, मैंने आपसे सबसे पहले महंगाई पर सवाल किया है। मैं ये चर्चा आज यहाँ पर आयोजित कर रही हूँ। आपको लगता है, मैं जब देख रही हूँ कि प्रदेश की जनता त्रस्त है, परेशान है, तब तो मैंने ये चर्चा आज यहाँ पर बुलाई है ना। गरिमा जी, सिर्फ ये कह देना, देखिए बहुत आसान होता है पवन जी, बहुत आसान होता है हर मुद्दे पर ये कहना कि पार्टी ये तो विपक्षी हैं। कुछ लोग ईर्ष्यालु वंश करके इस देश का और इस प्रदेश का माहौल खराब करने में जरूर लगे हैं। ठीक है। आपको तो वैसे भी गाड़ी पटरी पर नजर आ रही है। जब गाड़ी पटरी पर नजर आए तो जब समस्या नजर ही नहीं आएगी तो उसके हल की बात फिर करना मुझे लगता है बिल्कुल भैंस के आगे बीन बजाने जैसा हो जाता है। राजकुमार जायसवाल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। राजकुमार जी, पवन जी कह रहे हैं गाड़ी तो पटरी पर है, बताइए आपको लग रहा है कि चीजें ठीक हैं? और ये तो कह रहे हैं कि भाई आपके पास कोई काम नहीं है, तो महंगाई को लेकर आप बीजेपी को घेरे पड़े हैं। बिल्कुल, गाड़ी पटरी पे भ्रष्टाचार की बहुत तेजी से दौड़ रही है। मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूँ, जनता का मुद्दा कर दिया है। आप ये बताइए, आप बार बार आपकी सरकार, आपके मंत्री और आप बार बार गिनवाते हैं कि हमने गरीबों को 3 सिलेंडर 2 सिलेंडर ज्यादा दे दिया। आज मुख्यमंत्री घोषणा पढ़ रहा था कि 1 सिलेंडर उन्होंने ज्यादा दिया। किस गरीब को दिया है? तो जुलाई योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको ढूंढ कर दिया आपने। आपने डाटा है कितने हजार गरीब परिवार की महिलाओं को आपने उज्ज्वला के तहत ये सिलेंडर दिए हैं। 1% से भी बहुत कम लोग हैं, 1% लोग सुखी हो सकते हैं इस प्रदेश में। 99% लोगों को आपने क्या मार दिया? आपने उनके लिए क्या सोचा? उनके लिए सिलेंडर कब कम करेंगे बताइए? आप सिलेंडर कम नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल के दाम आप बढ़ाए जा रहे हैं, डीजल के दाम आप बढ़ाए जा रहे हैं, खाने के तेल का दाम बढ़ाए जा रहे हैं। सब पर मोदी जी का कब्जा है, मोदी जी के मित्र अडानी का कब्जा है। हर काम, हर चीज अडानी की फैक्ट्री में बनकर तैयार होती है। आप एयरपोर्ट देख लीजिए, आप चेक पोस्ट देख लीजिए, आप खाने का तेल देख लीजिए, आप जितने खदान सब देख लीजिए, सब अडानी जी के यहाँ से होकर आते हैं और दुगने रेट पे आप बाजार में उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमारे प्रदेश में, केंद्र में भी है। आप ये नहीं बोल सकते कि आपकी सरकार है तो आप जो करेंगे वो सही होगा। जनता यहाँ त्राहिमाम कर रही है। आप ये देखिए, आज खाने के लिए आप जाते हैं तो 200 रुपए की सब्जी आती है। गरीब आदमी 200 रुपए की सब्जी ले सकता है क्या? आप नमक का एक जो पैकेट आता है कितना महंगा हो गया है। आप जनता के मुद्दों पे आइए। आज आप गिनवा रहे हैं कि श्रीलंका में ऐसा हो गया, पाकिस्तान में ऐसा हो गया। आप ये देखिए, कल की ही रिपोर्ट आप देखिए, पूरे देश में पढ़ रहे थे हम लोग कि हिंदुस्तान के लिए कल का दिवस काला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए था। हम सबके लिए श्रम की बात है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके 56 इंच का छोड़ा सीना बोलते हैं, उनके कार्यकाल में कल डॉलर सबसे अधिक महंगा हो गया। रुपये की दुर्गति हुई है, 80 रुपए को पार करके चला गया है। यही स्थिति ने वहां पे श्रीलंका में थी, यही स्थिति पाकिस्तान में थी। धीरे धीरे अगर किसी देश की गरीबी और अमीरी का कोई मूल्यांकन हो सकता है तो उसकी मुद्रा के माध्यम से हो सकता है। आज आप देखिए भारतीय मुद्रा की स्थिति कितनी दुर्गति हो। आप कह रहे हैं कि हमने महंगाई पे कंट्रोल कर दिया, हमने देश को आगे बिल्कुल देखिए, जो कभी नहीं हुआ, डॉलर 80 के पार चला गया है। डॉलर 80 के पार चला गया, जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि हम तो कंट्रोल बनाए हुए हैं, मतलब मौका मिल जाता है। इसके पहले रूस यूक्रेन को लेकर आप कितना क्रेडिट लेने में पड़े हुए थे, अभी श्रीलंका की हालत देखकर आप भारत की तारीफ करने में पड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, अपने अंदर भी पहले देखिए ना समस्याएं कितनी ज्यादा हैं, और देखिए कि हम अपने
अपने भारत देश के वासियों को कितनी मदद पहुंचा पा रहे हैं। उसके बाद ये क्रेडिट बताइए कि हमने तो वैक्सीन पड़ोसी देशों में भी पहुंचाई है। खैर, और मेहमान है उनको भी जोड़ेंगे। हेमा भंडारी जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। हेमा जी, आपका भी बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। आप आम आदमी पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी भी जब सत्ता में यहाँ पर अपनी जमीन तलाश रही थी सत्ता में आने के लिए 22 के आम चुनावों में, तब आपने भी कहा था कि हम महंगाई पर काम करेंगे, बेरोजगारी पर काम करेंगे। फिलहाल महंगाई को लेकर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़कों पर कर रही है, आम आदमी पार्टी कहीं नजर नहीं आती। क्यों? मतलब क्या सारा ध्यान अभी पार्टी को मजबूती दिलाने में है, या जनता के मुद्दे अगर अभी से उठाएंगे तो मुझे लगता है बेहतर होगा? बिल्कुल बिल्कुल गरिमा जी, बिल्कुल जनता के मुद्दों के साथ में आम आदमी पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। और आज मैं पवन जी को, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनको बहुत बधाई देना चाहूंगी उनकी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के लिए, उनकी कमर तोड़ महंगाई के लिए, गृहिणियों को सौगात देने के लिए, अपनी बहनों को सौगात देने के लिए 2014 में बड़े बड़े वादे करके आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। दे दी हमने भाजपा सरकार, दे दी जनता ने भाजपा सरकार। अब आप बताइए कि महंगाई पर जब विपक्ष में होते थे तो हल्ला बोल बोल के स्मृति ईरानी जी बिल्कुल सड़कों पर उतर कर सिलेंडर ले लेके, और आज जब महंगाई चरम पर है, आज पट्टी बांधे इनके प्रवक्ता भी पट्टी बांधे हुए, उनको आज मुझे लगता है जैसे हाथ से कवि बैठे हुए हैं। मुझे खुद लगा, मुझे शुरुआत में ही हंसी आने लगी जब पवन जी ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी, क्योंकि इनको आज महंगाई नजर नहीं आ रही है। जब विपक्ष में थे तब तो हल्ला बोल महंगाई हो गई, आज कहाँ गई? और आज जनता कह रही है बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो भाजपा सरकार, जीने दो हमें। आज इनको महंगाई नजर नहीं आ रही है। अरे रिकॉर्ड तो महंगाई पूछिए तो अपने घर में अपनी पत्नियों से पूछिए, गृहिणियों से पूछिए जिन पर महंगाई की मार है, जिनका बजट बिगड़ गया है। आज एक थाली सजा के हम नहीं दे सकते हैं। एक गृहिणी होने के नाते मैं भी बात करती हूँ कि जो थाली हम सजा के घर में अपने घर में दिया करते थे, अपने परिवार में दिया करते थे, आज वो हम सजा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई ने इतनी ज्यादा, तेल हो सब्जी हो, बेतहाशा महंगाई ने जो कमर तोड़ के रख दी है। अरे क्या करेंगे उन सिलेंडरों का जो आप कह रहे हो कि सिलेंडर दे दिए? रोटी तो चूल्हे में बनानी है ना, गैस महंगी कर दो, सिलेंडर फ्री में बांट दो। सिलेंडर को लेके क्या करेंगे हम? क्या शोकेस में सजाएंगे सिलेंडरों को? मजबूर कर दिया है आप लोगों ने। हर खाद्य सामग्री में कौन सी चीज है जो आज आपने सस्ती कर दी है? क्यों आज आप तो महंगाई के लेके, जब सत्ता में आए थे तो महंगाई को लेके आए थे, आज कहाँ गए आपके वादे? बस वादे सिर्फ आपके जुमलों तक रह गए। जुमले आपके वादे सिर्फ जुमले हैं। और रिकॉर्ड तोड़ अभी इन्होंने इसमें पोल्ट्री फॉर्म के इनपुट में भी जो गरीब आदमी सोचता होगा कि चलो एक अंडे के साथ में रोटी खा लो, वो भी इन्होंने महंगा कर दिया। इनको तो आज आत्महत्या करने पे एक गरीब, बिल्कुल, यानी चौतरफा महंगाई ने घेर रखा है और इनको तो लगता है कि महंगाई है ही नहीं। वो तो महिलाएं समझ पा रही हैं जिनके किचन का जायका जो है वो बिगड़ गया है। इनको मुझे लगता है पवन भाई जी शायद अपने घर में अपने वाइफ से बात करके नहीं आए होंगे कि बता दो जरा, आज मुझे महंगाई में बैठना है, डिबेट में बैठना है, तुम परेशान तो नहीं हो? तो हो सकता है इनकी तो सरकार है, इनको क्या परेशानी होगी ना, इनको तो कोई दिखता नहीं है ना। ठीक है, अभी पवन जी से दोबारा जवाब ले लेंगे, वो मुझे लगता है कुछ कहना भी चाह रहा है, लेकिन उससे पहले महंगाई को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी भी बातचीत हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मार गए महंगाई को लेकर आज हम विस्तार से चर्चा करें। कई खास मेहमानों को पैनल हमारे साथ में लगातार मौजूद हैं। थपलियाल साहब के पास चलते हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। थपलियाल साहब, आपका भी बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। थपलियाल साहब, अभी आपने सुना पवन जी कह रहे हैं महंगाई तो है ही नहीं, वो तो बता रहे हैं कि हमारा देश कितने लोगों की मदद करने में लगा हुआ है। देश मदद करे हम बिल्कुल चाहते हैं, देश यश लूटे हम ये भी चाहते हैं, लेकिन देश की जनता तो पहले संतुष्ट हो जाए। अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उसे ये कहकर हटा दिया जाता है कि ये तो विपक्षी हैं, तो इनका तो काम है प्रदर्शन करना, लेकिन जनता भी त्रस्त है। ये बात आखिर क्यों सरकार नहीं समझ रही है? बताइए, क्या महंगाई की मार प्रदेश की जनता को झेलनी पड़ रही है? जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? देखो, अगर हम महंगाई की चर्चा करें तो हमें थोड़ा 90 के दशक में जाना पड़ेगा, क्योंकि सोशलिस्ट इंडिया का कत्ल होकर कैपिटलिस्ट इंडिया का लॉन्चिंग नरसिम्हा राव के टाइम पे शुरू हुई और वो पूंजीवादी व्यवस्था के तहत आज पूरा का पूरा गेट मोदी सरकार ने खोल दिया है। हम खुली अर्थव्यवस्था के तहत बढ़ती हुई महंगाई अभी तो कुछ नहीं, आधे है, अभी तो ये डबल होगी और इनके आंदोलन कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें चिंता है कि जिस तरह की अर्थव्यवस्था को लगाम लगाकर, क्योंकि खुली अर्थव्यवस्था में ऐसे विजनरी योग्य लीडरशिप चाहिए जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी थे, हमारे अहलुवालिया जी थे और रघुराज राजन जो थे, जो आरबीआई के गवर्नर रहे। ऐसे लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि महंगाई भी बढ़ती है और लोगों की इनकम भी बढ़ती है, देश उन्नति भी करता है और महंगाई भी बढ़ती है। उस फॉर्म में सभी जैसे पश्चिमी देश चल रहे हैं। आज अगर मैं आज स्कॉटलैंड से बात कर रहा हूं आपसे, मैं ग्लासगो में बैठा हूं और ग्लासगो में इस समय पेट्रोल 200 रुपए लीटर है, लेकिन हर आदमी धनी है। मेरे देश में हर आदमी दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, देश की इनकम जीरो होती जा रही है। ये चिंतनीय विषय है। आज हमारा आरबीआई का गवर्नर अर्थशास्त्री नहीं है, जो अर्थशास्त्री थे वो भाग गए, उर्जित पटेल जैसे लोग भी भाग गए। चिंतनीय विषय है। हम श्रीलंका के पद चिन्हों पे चल पड़े हैं। रोना आना चाहिए आज हमें कि अगर अभी भी हम चेते नहीं, हम यशस्वी बोल रहे हैं एक व्यक्ति को, लेकिन उस व्यक्ति के ईगो ने मेरे देश को नेस्तनाबूद करने पे तुला है और वही स्थिति इस देश की होने वाली है जो आज श्रीलंका की है। जिस तरह से श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर भागते हुए नजर आ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि समय पर रहते हुए हम चेत जाएं, क्योंकि हमारी जो इनकम है, देखो जीएसटी इन्होंने बहुत ज्यादा दिखाई। क्यों दिखाई? हमारे जनता की जेबों से पैसा लिया जा रहा है। जो कमीज 10 रुपए में आती थी वो 100 रुपए में आएगी, और 100 रुपए में आएगी तो जीएसटी बढ़ेगी, लेकिन कहां से? वो भारत की जनता की जेब से। जो हमारी प्रोग्रेस होनी थी, आज आयात जो हम निर्यात कर रहे हैं, हमारे निर्यात में बहुत बड़ा फॉल आ चुका है। आज ये देश घुटने के बल क्या, मैं अगर शीघ्र नहीं संभलता तो मेरा देश बहुत बुरे दिन देखने जा रहा है। भगवान न करे कि अगर ऐसी स्थिति आने के लिए, मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी जब ये भाजपा के प्रवक्ता गोयल जैसे व्यक्ति, जो एक अच्छा बिजनेसमैन है, पवन तोमर जैसे व्यक्ति भगवान यशस्वी बोलते जा रहे हैं उस इगोइस्टिक व्यक्ति को जिसने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। ऐसा वित्त मंत्री रखी हुई है जिसको वित्त मंत्री के कभी अध्ययन ही नहीं किया, जिस लेडी ने, वो वित्त मंत्री है। गवर्नर वो रखा हुआ है जिसने कभी ये अर्थशास्त्र पढ़ा ही नहीं। तो मेरा देश को अंधेरों में धकेल। अब देखिए, दो व्यक्ति, क्रॉनिक इकोनॉमी बोलते हैं इसको, दो व्यक्ति विश्व में धनी होते जा रहे हैं, दुनिया देख रही है। अडानी अंबानी दिन प्रतिदिन धनी होते जा रहे हैं और मेरा देश का हर व्यक्ति दिन प्रतिदिन गरीब
होता जा रहा है, ये चिंतनीय विषय है, ये रोने वाला विषय देखिए है। चिंता का विषय है, बिल्कुल थपलियाल साहब आप ठीक कह रहे हैं कि चिंता का विषय है। इस सिर्फ एक प्रदेश की बात नहीं बल्कि पूरे देश की बात है, क्योंकि महंगाई की मार देश की जनता पर पड़ रही है, जनता परेशान है। मनोज ध्यानी जी हमारे साथ में हैं, अर्थशास्त्री हैं। मनोज ध्यानी जी, आपका भी बहुत स्वागत आज के हमारे कार्यक्रम में। आप अर्थशास्त्री हैं, इस नाते आप इस चीज को सबसे बेहतर समझते हैं। महंगाई जब बढ़ती है किसी भी देश में तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। अभी डॉलर रेट को आपने देखा, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। 80 रुपए के पार हो गया है डॉलर रेट जो है, और रुपया गिरता जा रहा है। इसी गिरते रुपए को लेकर ये सरकार खूब आवाज उठाती थी, खूब हल्ला बोलती थी, लेकिन आज के समय में सब शांत हैं। आपको क्या दूरदृष्टि आपकी क्या कहती है, आने वाले वक्त में क्या और ज्यादा महंगाई होने को है? नमस्कार। आपके पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं सभी प्रबुद्ध लोग हैं, और सभी को मैं अपना आदरणीय नमन करते हुए बात रखूंगा। अगर आप जब हम महंगाई की बात करते हैं और अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो अगर 1960 के बाद के अगर आप आंकड़े देखेंगे 2022 तक, तो करीब 19 से 20 साल ऐसे रहे जिनमें दहाई के आंकड़े से ज्यादा इन्फ्लेशन रहा, जैसा कि आज के दौर में है। और पूरा इन्फ्लेशनरी पीरियड को आप स्टडी करेंगे कि महंगाई दर सबसे ज्यादा अधिक किस दौर में रही, तो 1974 में सबसे अधिक 28.04% के आसपास उसमें महंगाई दर हुआ करती थी। और सबसे कम अगर आप आंकड़ा लेंगे तो वो 1969 का आंकड़ा आता है, जिसमें लगभग 0.58% महंगाई दर होती थी। और अगर 1969 के दौर को आप देखेंगे तो 1969 जो है उसकी 1969 उसकी इसलिए वो ज्यादा बेहतर मानी जाती रही है क्योंकि 1969 में आपको याद होगा कि इंदिरा जी ने नेशनलाइजेशन की बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था और राष्ट्रीयकरण का जो अभियान चला था, उस राष्ट्रीयकरण के अभियान के कारण राष्ट्र के भीतर महंगाई दर, भले ही उसको इकोनॉमिस्ट मना करते थे और क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन उस दौर में 0.58% रहा है। और सबसे अधिक रहा 1974 का दौर, जिसमें इमरजेंसी वगैरह ये सारी चीजें आई। हम परमाणु और राष्ट्र को बांग्लादेश बनाने के बाद, परमाणु पोखरण का परीक्षण करने के बाद, एक राष्ट्रवाद की अवधारणा के बावजूद एक इमरजेंसी की ओर हम लोग बढ़ने लगे थे। तो ये दो विषय हैं, इनको जरा गंभीरता से मंथन करने की राष्ट्र के तमाम चिंतकों को, अर्थशास्त्रियों को जरूरत पड़नी चाहिए। ये सही बात है कि भारत जैसा जो बड़ी आबादी का राष्ट्र है, अभी ये आंकड़े आए हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ये बोल दिया गया है कि भारत जो है अगले साल 2023 तक चीन को पछाड़ देगा। तो हम आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा राष्ट्र है, और आबादी के अनुपात में अगर हम जो हमारे जहां हमारी इंडस्ट्रीज रहनी चाहिए, जहां एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए, जो कृषि क्षेत्र है जहां से हमारा बहुत ज्यादा उत्पादन होना चाहिए, या जो हमारे को रिसोर्सेज जिनके द्वारा हम अपने लोगों को उनकी बेहतरी कर सकते हैं, उन क्षेत्रों में अगर हम देखें तो चीन के मुकाबले हमारी बहुत उस तरीके का लैंड जो है, लैंड मास हमारे पास कम है। तो एक बहुत बड़ा राष्ट्र के ऊपर दबाव है, और राष्ट्र का नेतृत्व किसी के पास भी हो, किसी भी राजनीतिक दल के पास हो, इतनी बड़ी आबादी को फीड करना, इतनी बड़ी आबादी के लिए जो आज यंग एज है उतने हाथों को काम देना एक बहुत बड़ा चुनौती का विषय है। और भारत का लोकतंत्र के अंदर ये एक निहित, ये शक्ति निहित है कि वो इसके उत्तर फाइंड आउट कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत का विषय है, क्योंकि अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों का एक
सम्मिलन है। बिल्कुल मनोज जी आपकी बात मैं जब सुन रही थी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी और मेरे मन में बस अगला सवाल यही था ना कि आपने एक अर्थशास्त्री होने के नाते इस बात को बहुत बेहतरीन शब्दों में समझाया, लेकिन क्योंकि राजनीति ही है जो अर्थशास्त्र को फिलहाल मैनेज कर रही है देश में, तो ऐसे में राजनीति का यहाँ पर जुड़ जाना, अगर आपने कहा कि इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में चीजों को मैनेज कर पाना, कंट्रोल कर पाना एक बड़ी चुनौती है, ये बात बिल्कुल सच है। ये बात राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं, जो अनाउंसमेंट करते हैं चुनाव के टाइम पर सबको रोजगार देने का, महंगाई कम करने का, क्या ये इस बात से अवगत नहीं होते? सवाल यहां पर उठता है ना मनोज जी, आपको भी लगता है ना कि इस तरह से जनता को बरगलाने का काम जो हो रहा है, जो दावे किए जाते हैं, क्या उनकी सच्चाई लेकर सामने आए? नहीं, देखिए दो पक्ष हैं। हाँ। मैं उसी पे आ रहा था कि अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र का जो सम्मिलन होता है वो राष्ट्र के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए कुछ समाधान सुझाता है। सवाल ये है कि समाधान क्या है। अगर हम संकट में हैं, संकट के दौर में हैं, तो समाधान क्या है? क्या इसका उत्तर हमारे जो विपक्षी दल हैं उनके पास कोई उत्तर है? अगर वो उत्तर है तो वो उत्तर क्या है, वो किस तरीके से? दरअसल मुझे लगता है इस समय सरकार बीच के कहीं पे थोड़ी फंसी गई हुई है। फंसी ऐसी है कि एक तरफ सरकार ने क्योंकि शुरुआती दौर में जब अपना पहला दौर किया तो उसमें बहुत सारे डील साइन किए और उसमें लगभग प्रत्येक राष्ट्रों के साथ जो विकसित राष्ट्र थे उनके साथ बहुत कई करोड़ों की डील जो है हमारी सरकारों द्वारा किया गया और बहुत ज्यादा खर्चा उसमें किया गया। लेकिन खासकर डिफेंस प्रोक्योरमेंट के क्षेत्र में। लेकिन अब आप देखिए उस स्ट्रेटजी को सरकार ने पूरी तरीके से बदला है और अब जो इन हाउस प्रोडक्शन का जो है उसकी ओर ध्यान केंद्रित किया है। जबकि जो आज की सत्ता में पार्टी है उसका कोर एजेंडा किसी उसमें जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो स्वदेशी होती थी और ये जो महामंत्र है इस महामंत्र को बाकी राजनीतिक दल भी जीते रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इस ओर फोकल होना बहुत आवश्यक है। बहुत अधिक निजीकरण के हाथों में जाना बहुत भयावह परिणाम दे सकता है। हाँ। उससे रोजगार का संकट पैदा हो रहा है। हाँ। उससे जो काबू में प्राइस रखना सरकार के लिए मुश्किल हो रही है और ये काबू में रखने के आप देखें कि जैसे सरकार ने अभी कहा कि भैया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों का दाम गिरे तो आप 15 रुपए तक घटाइए। सरकार ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए चेन सिस्टम में सप्लाई साइड और डिमांड साइड को देखते हुए। अगर हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम हुई है तो स्वतः कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकार को बोलना पड़ता है और सरकार क्योंकि खुद भी कई बार गलती कर जाती है और की है और उसके कई कारण हो सकते हैं। मैं उसमें बहुत ज्यादा लेग पुलिंग पे विश्वास नहीं रखता क्योंकि देश हमारा है। हम नहीं चाहेंगे कि श्रीलंका की तरह मूर्खों व मूर्खालाप हम करें, हमारी जनता भी उस तरीके से आ जाए। हमारे को अपने राष्ट्र को बचाकर सहिष्णुता के साथ उत्तर और समाधान लाते हुए एक बेहतर राष्ट्र की ओर ले जाना है। तो बिल्कुल लेकिन सरकार जब अंतर्राष्ट्रीय में तेल की जैसे कच्चा तेल की कमी हो रही है या गैस हमारे को सस्ती मिल रही है, लेकिन वो पास ऑन नहीं कर रही थी जो हमारे पब्लिक को। ये क्वेश्चन जो है अब आज की जो कठिन स्थिति आई है तो उसमें वो प्रश्न चिन्ह बनकर आ रहे हैं। मेरा अनुरोध ये है कि सरकार एक्चुअल में इकोनॉमिक थ्योरीज को फ्लेक्सिबल तरीके से जो मार्केट के अनुसार जो है उसको रन कराए तो उसमें पूरी ईमानदारी पारदर्शिता बरते, ईमानदारी बरते तो बिल्कुल समाधान यहाँ पे नहीं। बिल्कुल, यानी समाधान भी बताया है देखिए आपने और कई अहम बातें यहाँ पर आपने मनोज जी कही है। अब पवन जी के पास चलते। पवन जी देखिए अभी आपने मनोज जी को मुझे लगता है सुना होगा, उनकी ओर से कई बातें कही गई। उन्होंने एक तरफ आपके समर्थन में मतलब जो बात सरकार के समर्थन में जाती है वो भी कहा कि देखिए बड़ी जनसंख्या का देश है तो ऐसे में चीजों को हैंडल कर पाना ठीक है, लेकिन वही सवाल मेरा आपसे है कि देखिए आप भी इस बात को जानते हैं, कुछ नया नहीं है आपके सामने और कोरोना
काल की बात रही तो कोरोना काल में जो समस्याएं थी वो हम सब ने देखी, उस दौर में मदद की गई। उस दौर में सिर्फ सरकार के लोगों ने नहीं बल्कि विपक्षियों ने भी जनता की मदद की है और सरकार का फर्ज बनता था, सरकार ने बहुत बड़ा फंड भी इकट्ठा किया है। तो प्लीज अब इस क्रेडिट को लेना तो कम से कम बंद कर दिया जाए। अब रही बात महंगाई की, तो देखिए महंगाई से जनता अभी भी परेशान है। आप जानते हैं कि समस्या अगर होगी तो फिर चुनाव के दौरान इतने बड़े बड़े वादे क्यों कर देते हैं? जब आपको पता है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, तो जब चुनाव होता है तब इतने वादे क्यों होते हैं? तब आपके संकल्प पत्र में बड़ी बड़ी बातें क्यों होती हैं? रही बात तेल की, खाने का तेल हो, गाड़ी में डालने वाला पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, हर एक चीज महंगी है। फिर जनता परेशान हो क्यों ना, कैसे ना परेशान हो भला? गरिमा जी, एक तो मैं आपके माध्यम से जरूर कहूंगा कि अभी हमारे अर्थशास्त्री जी ने जो पॉइंट टू पॉइंट और साल दर साल जो बातें बताई हैं वो एक सत्यता है, ना कि वो हमारे समर्थन में है। पहली बात तो मैं क्लियर करता हूँ, वो किसी के समर्थन में नहीं। मैंने यही, मेरा कहने का यही भाव है, मेरा कहने का यही भाव है कि वो आपके पक्ष में वो बात जाती है। मेरा कहने का मतलब यही था पवन जी। अलग है, हाँ नहीं, वो एक बिंदु अलग है, समर्थन की बात नहीं थी, वो उन्होंने एक सच्चाई बताई है जो स्थिति है। मैंने वही बात कहने का मतलब बार बार विपक्ष बार बार हमारे थपलियाल जी भी, हमारे अन्य लोग भी ये कह रहे हैं कि साहब अडानी अंबानी जो है मालदार होते जा रहे हैं, साल दर साल मालदार होते जा रहे हैं। हाँ, तो इसमें वैसे छोटा सा सवाल ये करना चाहता हूँ, इसमें गलत कुछ नहीं कह रहे। अभी मनोज जी ने भी, मुझे भी माफी के साथ आपके बीच में बोलना पड़ जाता है क्योंकि आप कुछ ऐसी बात, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। एक बात और सुन लीजिए पवन जी बस एक बात सुनिए ना, पवन जी सुनिए तो। अभी आपने कहा ना मनोज जी ने कि वो मेरे समर्थन में नहीं था, सरकार के समर्थन में नहीं था। मेरा भी कहने का मतलब यही था कि वो आपके पक्ष में बात जा रही है। आपके पक्ष में अगर उनकी वो बात जा रही है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। जो सच है हम उसको कहेंगे, जो आपने ठीक किया है हम उसको भी कहेंगे। लेकिन अभी देखिए ना, उन्होंने निजीकरण को लेकर भी कुछ कहा है, वो आपकी रणनीति है, तो निजीकरण पर कुछ कहिए। ये कहता हूँ, जो अच्छा काम अगर सरकार करती है उसे अच्छा कहना चाहिए, बिल्कुल, और जो गलत होता है उसे गलत कहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आपको ध्यान होगा कि हमारे विपक्ष ने, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब लखनऊ से चुनाव लड़ते थे उनके सामने कैंडिडेट नहीं खड़ा करते थे। कारण क्या था कि उनको वहां पर लाना जरूरी था। तो अच्छी उनका अनुभव लाना जरूरी था, उनके अनुभव को सुनना जरूरी था। मेरा एक सवाल यह है कि अडानी अंबानी को बार बार कह रहे हैं कि साल दर साल ये जो है धनवान होते जा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, क्या अडानी अंबानी कटोरा लेकर के भीख मांगते थे क्या तब? अच्छा, तो क्या वो उनके पास पैसा नहीं था? ठीक है। क्या हमारी सोनिया गांधी या अपने प्रधानमंत्री जी, देखिए आप एक बात सुनिए, करोड़ों का लोन लेकर, सुनिए आप बीच में क्यों बोल रही हो? ठीक है, हेमा जी उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद आपके पास आ जाएंगे। हेमा जी इसके बाद आपके पास आ जाएंगे, ऐसे वक्त बर्बाद हो जाएगा हमारा। हेमा जी बोलने के लिए जनता ने आपको भगा दिया, उसके बाद भी आप बोल रही हो। अरे जनता ने किस तरह से आपको भगा दिया? आप कितनी बार सड़कों पर आई हो महंगाई को लेकर के? कितनी टीवी पे बैठ करके बहस कर रही हो? कितनी बार आई हो? आपकी आम पार्टी आज की डेट में कहाँ है? आपके जो मुख्यमंत्री का चेहरा था वो कहाँ है? पवन जी और हेमा जी प्लीज एक एक करके बोलेंगे। आप बिगाड़ रही हो, ज्यादा जोर से बोलने से ये जनता पर गड़ाने वाले नहीं है। जनता पार्टी ठीक है हेमा जी ऐसे किसी का भी मैसेज क्लियर नहीं हो पाता। हेमा जी, पवन जी प्लीज, मुख्यमंत्री के चेहरे पवन जी प्लीज महंगाई पर बात कर रहे हैं हम। पवन जी प्लीज महंगाई पर हम बात कर रहे हैं। और हेमा जी प्लीज आप शांत हो जाइए, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। आपको जो भी काउंटर में कहना है कहिएगा प्लीज, ऐसे समय बर्बाद होता है, किसी की भी बात नहीं सामने आती। प्लीज हेमा जी। पवन जी आप अपनी बात पूरी करिए, हेमा जी उसके बाद बोलेंगी। बोलिए। आपको सुन रहा था। हाँ बोलिए। सुन रहा था, आपके बीच में बोला नहीं ना। ठीक है, अभी बोलिए, अपनी बात करिए, अपनी बात करिए आप। आप अपनी बात रखिए। ठीक है पवन जी ठीक है, हो गया, अपनी बात रखिए ना। पवन जी प्लीज आप अपनी बात रखिए, और हेमा जी प्लीज इसके बाद आपके पास आएंगे। आप डिबेट करते क्यों हैं जब सुनने की आदत नहीं है? ठीक है पवन जी, हो गया ना, अभी वो शांत हैं। पवन जी अब वो शांत है, प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए प्लीज।
जी गरिमा जी, आप पहले इनको चुप करेंगे तब मैं बोलूंगा। वो शांत है, आप बोलिए हेमा जी, इसके बाद मैं आपके पास ही आऊंगी, प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज। हाँ पवन जी, अपनी बात पूरी करिए। मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ अभी जहाँ कुछ अच्छा हुआ है, हाँ, वहाँ अभी अच्छा और ज्यादा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हाँ, अभी जैसे कि मैं ये कह रहा था गरिमा जी कि ऐसा नहीं है कि पहले महंगाई नहीं बढ़ी है और किस दर से बढ़ी है आपको मालूम है। हाँ, मैं मानता हूं महंगाई अगर बढ़ी है तो और कांग्रेस ये कहती है कि महंगाई दर पर दिन दिन बढ़ती जा रही है, तो पेट्रोल के दाम आपकी जहां सरकार है वहां कम क्यों नहीं कर देते? आपकी पड़ोस में राजस्थान में सरकार है, वहां क्यों वहां महंगा दे रहे हो? आप वहां सिलेंडर में महंगा क्यों दे रहे हो? पवन जी प्लीज, अगर आप मुझे राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता ना कह दें तो मैं आपको बीच में टोकूंगी, क्योंकि आप बीच में टोकने पर अभी हेमा जी पर गुस्सा कर चुके हैं। अभी आप कह रहे हैं दूसरों पर ये बात, ठीक है, मुझे भी बीच में टोकना पसंद नहीं, लेकिन आप ऐसी बात बोलते हैं कि मेरे मन में सवाल आता है, फिर वो मैं बोलती हूँ। आप कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं जहां पर इनकी सरकार है। आपने चुनाव तक, जैसे ही चुनाव आता है हम देखते हैं कि चुनाव तक दाम नहीं बढ़ते हैं पेट्रोल के, चुनाव खत्म होते हैं दाम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। 137 दिन, मुझे लगता है मैं बिल्कुल अगर क्लियर हूं तो 137 दिन का लंबा वक्त बताया जाता है। जब ये विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, किसी भी राज्य में पेट्रोल के दामों में कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक चुनाव के नतीजे सामने आते ही वृद्धि कैसे हो जाती है, कैसे हो जाती है? अब इस पर क्या हम सवाल नहीं करें आपसे? बिल्कुल, जहां चुनाव के बाद पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, वहां आपने देखा भी होगा चुनाव के बाद घटे भी है। अच्छा, अभी पीछे घटे हैं। हाँ, आपने देखा बिल्कुल घटे हैं। तो ऐसा नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर दाम बढ़े हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दाम घटे भी तो प्रदेशों में भी घटाए गए हैं। अच्छा। मेरा कहने का एक बात मतलब ये है, जहां हम आज पूरी दुनिया में उच्च शिखर की ओर चल रहे हैं और पूरी दुनिया टकटकी लगाए आज भारत की तरफ देख रही है। आप ये देखो कि हमारे अगर कोई शिखर सम्मेलन है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। हम आज कह रहे हैं, देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर भारत की छवि क्या है, इस पर तो बात हम नहीं कर रहे हैं ना। देखिए पवन जी, आप हमें आइसक्रीम का सपना दिखा रहे हैं, आप हमें आइसक्रीम खिलाने। पवन जी, मैं आपकी पूरी बात सुनती हूँ, मैंने आपको सबसे पहले ही सबसे ज्यादा वक्त दिया था, आप ये कह नहीं सकते। गरिमा जी, आप बुरा मत मानिए, सबसे ज्यादा आप मेरे बीच में बोलते हो, क्योंकि मैं आपसे सबसे ज्यादा सवाल कर रही हूँ। मैं आपसे सबसे ज्यादा सवाल कर रही हूँ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेरे भाई थपलियाल जी बड़े भाई हैं, जब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोल रहे थे तो तब तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि मोदी जी। देखिए मैं सवाल, मैं जो सरकार में आपके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आपको हमने सिर माथे पर बिठाया ना, प्रदेश की जनता ने आप पर विश्वास जताया, तो सवाल हम क्यों कांग्रेस से ज्यादा पूछें? हम तो सरकार से सवाल करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये, सरकार ने हमें सर माथे पर बैठाया और सरकार का जो जनता का हम जवाबदेही भी है। ठीक है, बोलिए। और जनता के मुद्दों पर हम खरा उतरे, इसलिए हम लगातार प्रयासरत भी हैं और उतर भी रहे हैं। क्योंकि जनता, देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप ईश्वर ना करे कोई आदमी अगर बीमार हो जाता था और अगर उसको कोई ऑपरेशन कराना पड़ जाता था, तो आप ये देखिए उसकी पूरी जिंदगी अर्थव्यवस्था से खत्म हो जाती थी, पूरी उसका जो है पैसे से संतुलन बिगड़ जाता था। आज जहां 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज हम जो है अटल योजना के अंतर्गत कर रहे हैं, क्या ये फायदा नहीं? क्या ठीक है, पेट्रोल को लेकर के अगर जो है, और बार बार मैं इस बात को फिर मैं वो दोहराना चाहता हूं, बार बार अडानी अंबानी जी की जो बात हो रही है, क्या इससे पहले कांग्रेस ने अडानी अंबानी जी के साथ साठगांठ नहीं की थी? क्या इनके साथ वो नहीं बैठे? क्या इनसे फायदा नहीं लिया? क्या और क्या उस समय ये भीख मांग रहे थे क्या कटोरा लेकर के, जो आज ये अमीर हो गए? तो ये बार बार कहना कि साहब वो तो इसके बल पर काम कर रहे हैं, इनके कहने पर काम कर रहे हैं, ये तो अमीर हो गए हैं। आज देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो भारत की स्टॉक बढ़ी है, और मैं चाहता हूं हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बरगलाने की आवश्यकता पड़ रही है और वो बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आप पूरा कर चुके हैं, तो मैं बोलूं आपसे, क्योंकि इसके पहले आप मुझ पर भी कह चुके कि मैं बीच में बोल रही हूं आपके। देखिए आपने जो भी बोला, मैं आपकी कुछ बातों से सहमत हूं। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन
अभी वही बात हो गई ना कि हम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि जो है वो बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है, लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपया बढ़ रहा है इस पर भी कुछ करना चाहिए ना। और रही बात अभी आपने कहा ना कि इसके पहले क्या अडानी अंबानी मोदी हाथ में कटोरा लेकर घूमते थे, बिल्कुल नहीं घूमते थे, लेकिन इसके पहले जब महंगाई थी तब आप सरकार में जो आपके मंत्री बैठे हैं वो चिल्ला चिल्ला कर क्यों घूमते थे? तब क्यों स्मृति ईरानी जी चूड़ियां तोड़ने पर बैठ जाती थी? तब क्यों सड़कों पर उतर आती थी? आज चुप क्यों है? आज चुप क्यों है? हमने जनता को नहीं, चुप नहीं है, नहीं चुप तो है। जब वो कार्यकर्ता उनसे मिलने जाते हैं वो मुलाकात नहीं करती हैं, वो मुलाकात नहीं करती हैं। मुलाकात करते ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं है। वो बराबर जनता के संपर्क में रहते हैं, बराबर जनता से मिलते हैं, और जनता ने अगर उनको सिर माथे बैठाया तो वो जनता से ही उनको मालूम होता है। हम सबको मालूम है कि जनता से मिलना जरूरी होता है, जनता से मिलकर ही तो हमारा एक रास्ता निकलता है, और जनता से अगर हम नहीं मिलेंगे हमें सच्चाई का और बुराई का पता ही नहीं लग पाएगा। तो ऐसा नहीं है, वो बराबर मिलती हैं। गरिमा जी, आप समय लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी समय देते हैं, हम सब समय देते हैं, और आम जनता को भी समय देते हैं। आपको तो खैर देना हम सब का जो है समय मजबूरी भी है, नहीं देखिए हम क्योंकि आप सही बातों को जनता के सामने रखती हैं। ठीक है, तो आप समय देने को मजबूरी मान रहे हैं, आप समय देने को मजबूरी मान रहे हैं। अरे आप हमारा शुक्रिया अदा करिए कि हम आपकी बात रखने के लिए यहाँ पर आपको बुलाते हैं। आप जनता की बात को, हाँ। हम सब की बात को जनता के सामने रखते हैं, तो इसलिए हमारा आना भी जरूरी होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो हम मेरा कहने का तात्पर्य यही है, जनता ने आप पर सबसे ज्यादा विश्वास किया है। देखिए पवन जी, जनता संतुष्ट होगी ना, हम सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दे उठाते हैं। जनता जब हमें सड़कों पर नजर आएगी महंगाई को लेकर परेशान, तब हम यहाँ पर आपको बुलाएंगे, आपसे 100 सवाल भी करेंगे, ठीक है? अभी वापस लौटेंगे आपके पास, आपके पास वापस लौटेंगे हेमा भंडारी जी के पास। आप देखिएगा कि बिल्कुल जो आज का प्रदर्शन था वो पूरी तरह से फ्लॉप था, ना ही वहां से कोई भीड़ थी, ना ही किसी किस्म का कोई कार्य था। वो एक छोटा सा मुद्दा लेकर के आगे साहब महंगाई को, पवन जी बस आप यही पवन जी गलत बात है। महंगाई छोटा सा मुद्दा है, महंगाई छोटा सा मुद्दा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए, हम लगातार दिखा रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतरी हुई हैं, आधी आबादी है, क्योंकि किचन इनका बिगड़ा हुआ है, किचन इनका बिगड़ा हुआ है, तो ये देखिए छोटा मुद्दा नहीं कह सकते। पवन जी ठीक है, पवन जी आप हेमा जी को जोड़ लेते हैं। पवन जी बहुत बहुत वक्त दिया आपको। पवन जी, वो भारतीय जनता पार्टी ने क्या है, तो फिर महिलाएं सड़कों पर नजर क्यों आ रही हैं? पवन जी ठीक है, सबसे ज्यादा पवन जी एमएलए और ठीक है, अब वापस आएंगे तब आप बोलिएगा। पवन जी वापस आएंगे जब बोलिएगा। हेमा जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे। पवन भाई जी ने जो ये सौगात दे रहे हैं, और ये इनको जो महिलाएं नजर आ रही हैं, ये कह रहे हैं कि चंद लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे। आज बेटियों को सड़कों पे आने के लिए मजबूर कर दिया। इनके राज्य में ना तो बेटियां सुरक्षित हो, और जिस तरह से जिन्होंने घर की गृहिणियों का जो ग्रह वो बिगाड़ा है। अभी ये बात करते हैं कि इन्होंने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बांटे, पर उन सिलेंडरों का क्या करें? ये कहते हैं आयुष्मान कार्ड से फ्री इलाज मिल रहा है। कई सारे अस्पताल ऐसे हैं, मेरे को जाना पड़ता है कि वो आयुष्मान कार्ड मानने से मना कर देते हैं। उनके यहाँ हंगामा करो, कुछ भी करो, वो कहते हैं हम नहीं मानते इस कार्ड को। गरिमा जी, इसके एक लिस्ट है, दूसरी बात, इसकी पूरी एक लिस्ट है। प्लीज पवन जी, ठीक है पवन जी ठीक है, लिस्ट है। वो कहते हैं ये इलाज इसमें नहीं होता, ये इलाज इसमें नहीं होता। दूसरी बात, ये कहते पूंजीपति इतने करोड़ों रुपए लेके कहीं भाग गए, फरार हो गए, है ना, लेकिन उससे लॉस नहीं हुआ। और आम आदमी, एक गरीब आदमी का अगर 2 साल में कोरोना काल का एक ब्याज तक माफ नहीं कर पाए, उनको छूट तो दी, लेकिन अब वो ब्याज सूद समेत सब वसूल रहे हैं बैंक, उसमें ये कोई राहत नहीं दे पाए। जिस तरह से ये एक गरीब छूट दी है, ये इनकी आप कैसी बात कर रहे हो? उसमें छूट दी है भाई। देखिए आप बोलिए मत, मैं बताती हूँ ना भाई जी। पवन जी अभी उनको बोलने दीजिए। आपका एक पवन जी भाई देखो, मैं एक बात बताती हूँ आपको। आपका जो प्लान है ना, ये कि हर गरीब आदमी इस देश से मिट जाए, आत्महत्या का, जितनी आत्महत्याएं गरीब आदमी कर रहे हैं ना, सबके जिम्मेदार भाजपा सरकार है। क्योंकि आज जो गरीब आदमी आत्महत्या कर रहा है, वो अपने परिवार को पाल नहीं पा रहा है, तो वो सिर्फ आत्महत्या को मजबूर हो रहा है, उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। अरे आप जरा उनके जगह जाके देखो, आपको तो आप बैठे होंगे बंगले, गाड़ी, आपके पास सब कुछ है। यहाँ पर गए जो अगर फ्री का मिलता है ना, तो सिर्फ विधायकों को और मंत्रियों को मिलता है। आम जनता को अगर फ्री में कुछ कह दिया तो फ्री का नाम दे दिया कि आम जनता को कुछ नहीं मिलना चाहिए। आम जनता को महंगाई से मार दो, विधायकों को तुम लाइट भी फ्री दो, विधायकों को तुम सब विधायकों को सब चीजें फ्री मिलनी चाहिए, मंत्रियों को सब फ्री में चाहिए, लेकिन आम जनता जो आम पार्टी के दिल्ली में विधायक है, क्या वो नहीं तनख्वाह लेते क्या?
तो आप देखिए उनको तो पूछिए आप, उनको आप अपनी पार्टी के लोगों की तनख्वाह कितनी हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, आप खुद तो सुधरे। बिल्कुल, हमारे विधायकों की तनख्वाह में और आपके विधायकों की तनख्वाह में देखिए जमीन आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और आप क्या सब कुछ फ्री, आप ये देखिए ना, आप जनता को जो देते हो ना उसका गुणगान करते हो, पर उसका फायदा कितने लोगों को मिल रहा है? कभी धरातल पे आके देखा आपने? कभी आपने देखा बैंकों में जाके कि आपको संख्या बता दूं कितने फायदे मिले? ठीक है हेमा जी, पवन जी, अब आप बीच में बोल रहे हैं, फिर वो गुस्सा करेंगे आप पर। आपने ठीक है, नहीं इनको बोलने का शौक है ना, क्योंकि इनको ठीक है हेमा जी ठीक है अभी राजकुमार जी को भी सुन लेते एक बार, इंतजार कर रहे हो। यहाँ पर भी ये वही दिखा रहे हैं। इनको तो जो बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, ऊपर से ये वो बोलते हैं। इनको जनता से कोई सरोकार ही नहीं है ना। इनको वो महिलाएं सड़कों पे दिखी नहीं रही है। नहीं बिल्कुल, देखिए हम बिल्कुल इन महिलाओं की आवाज के साथ हैं, क्योंकि ये महिलाएं परेशान हैं, इनके किचन का बजट बिगड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी से राजकुमार जी हैं, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। राजकुमार जी, भी आपने सुना होगा पूरी चर्चा को। एक तरफ मनोज जी ने बहुत अहम बातें कही, एक अर्थशास्त्री होने के नाते बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने चीजों को समझाया है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो जो दावे किए जाते हैं, सरकार सिर्फ उन चीजों को समझती है, जनता उन चीजों को समझती है। क्योंकि अर्थशास्त्र क्या है ये बात सरकार समझ सकती है, लेकिन आम जनता नहीं। आम जनता सिर्फ उन दावों को, उन वादों को याद रखती है जो सरकार ने चुनाव के समय पर किए होते हैं, लेकिन पूरे नहीं होते। महंगाई के खेल में खूब घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी को पहले ये करते थे, अभी कांग्रेस पार्टी भी इसका पूरा अपना धर्म निभा रही है। महंगाई का मुद्दा इस बार वो जमकर उठा रही है। सड़कों पर महिलाएं जो हैं वो नजर आ रही हैं। क्या लगता है कि अब जब ये प्रदर्शन आपके ओर से किया जा रहा है, आप भी पूरी तरह से महंगाई के मुद्दे को उठा रहे, क्या सरकार चेतेगी, जनता को राहत मिलेगी? निश्चित रूप से जनता की पीड़ा उठाने का कार्य विपक्ष को करना चाहिए, और कांग्रेस एक अच्छे विपक्ष की तरह जनता की समस्याओं, भावनाओं को आप लोगों के माध्यम से सरकार के सामने ला रही है। मगर लगातार विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद सरकार की कान में जू नहीं रेंग रहा है, और जो ज्यादा धरना प्रदर्शन विरोध कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की, जांच करने की धमकी दी जा रही है। आज देश में जो महंगाई बढ़ी है उसके दो कारण है। आप मूल में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकारें रही हैं, जनता दल की रही है, कांग्रेस सरकार लगातार रही है, मगर कभी इतनी असमानता नहीं रही, कभी इतना बैलेंस खराब नहीं हुआ, संतुलित रहा है। महंगाई बढ़ी है तो लोगों की रिचनेस भी बढ़ी, थोड़ा लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ी थी, साथ बढ़ती रहती थी, तो मार्केट में पैसा घूमता था। आज क्या है, जो तो दो मूल कारण है। सबसे बड़ा कारण जमाखोरी है, और उसका दूसरा भाई तो निजीकरण। ये दो भाई हैं जो अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, दोनों भाई, एक का नाम अडानी है, एक का नाम अंबानी है। एक निजीकरण में घुसा हुआ है, एक जमाखोरी में। आप ये देखिए, खेतों में अनाज पहले ही पैदा होता था, फैक्ट्री में सामान पहले ही पैदा होते थे, अब उनको स्टॉक कर लिया जाता है, और जब त्राहिमाम हो जाए, जब उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाए, तब सप्लाई करनी है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं जो है कई स्तरों पर लापरवाही बढ़ती जा रही, जिसके चलते जो है आज ये दिन देखना पड़ रहा है। ठीक है, समय कम है, जल्दी से सबको जोड़ लेते हैं। राजकुमार जी, थपलियाल साहब की एक प्रतिक्रिया, उसके बाद मनोज जी से भी प्रतिक्रिया लेते हैं। थपलियाल साहब, आप सुन रहे चर्चा को भी, मनोज जी की बात मुझे लगता है काफी अहम यहाँ पर हो जाती है। आपको भी लगता है कि अगर अर्थशास्त्र के हिसाब से कुछ चीजों को समझने की कोशिश की जाए तो इस महंगाई से निजात मिल सकती है? क्योंकि ये सिर्फ प्रदेश की जनता की बात नहीं, बल्कि देश के जनता के, देश के हित की भी बात है। महंगाई कम होगी तो ये देश हमारा और तेजी से अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा। जी देखो, महंगाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है विकास की गति। बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर हम 69 और 70 का उदाहरण देकर, 74 युद्ध के बाद हमेशा किसी भी देश में महंगाई बढ़ती है। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि महंगाई बढ़ी है, क्योंकि हम लगातार सोशलिस्ट फॉर्म में चलते रहे हैं, और इसीलिए इंदिरा गांधी ने मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। लेकिन जहां महंगाई की बात आती है, मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं कि जब हमारी व्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था नरसिम्हा राव के टाइम से शुरू हुई है, वहां से महंगाई की शुरुआत हुई है। हमको ये समझना चाहिए कि किस तरह से इस देश की विकास की गति बढ़े, किस तरह से। आप चाइना का एग्जाम्पल लीजिए, चाइना भी वैसे ही देश है पॉपुलेशन में जैसे हमारा देश है, लेकिन उन्होंने साम्यवाद और समाजवाद को अपनाया, और समाजवाद और साम्यवाद को अपनाते हुए मिश्रण का किया, उसमें वे बड़े सफलतम तरीके से ऐसे आगे बढ़े कि आज वे विश्व में अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका तक को चुनौती देने में
कामयाब रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान आज ढाका से मतलब बांग्लादेश से भी पिछड़ गया, पाकिस्तान से भी पिछड़ गया। आप ये देखिए, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान से भी पिछड़ गया। ये स्थिति है इस देश की। और इस देश को अगर मैं ये कहता हूं, आग्रह करता हूं कि अगर लंका जैसी स्थिति से बचना है तो हमें इसमें कोई बोले कि लंका का नाम न ले, तो वो केवल उस व्यवस्था को खुश करने के लिए, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। ठीक है थपलाल साहब, ठीक है, जल्दी से एक प्रतिक्रिया मनोज जी की भी हम चाहते हैं। मनोज जी, आप अर्थशास्त्री, मैं चाहती हूँ कि बहुत कम शब्दों में आप ये बताएं कि किस तरह से, और पवन जी को खास तौर पर क्योंकि सरकार के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पर बैठे हैं बीजेपी की ओर से, आप बताइए क्या कुछ चीजें होनी चाहिए ताकि महंगाई जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो सके। कुछ ऐसी बातें अगर आप बताना चाहें कम शब्दों में। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर यहाँ पर एक बात रखना चाहूंगा कि राजनीतिक दल लोकतंत्र में उनका अधिकार है मुद्दों को उठाना, और मुद्दे जो राजनीतिक दल उठा रहे हैं बहुत बीजेपी भी करती थी जब केंद्र में दूसरी सरकार थी। आज दूसरी सरकार जो है विपक्ष वाले हैं वो उठा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत का विषय नहीं है। उनका काम है मुद्दा उठाना, और दायित्व लोकतंत्र में जितनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाए उतनी ये लिबर्टी ही हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा गुण है। और इस गुण को बचाते हुए अर्थशास्त्र की दृष्टि से मैं जो माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे राज्य के लोग हैं, उनको एक बात कहूंगा कि हमें आपको याद होगा कि राजीव गांधी ने किसी समय ये कहा था कि अगर 1 रुपया अगर जाता है तो उसमें 90 पैसा जो है बीच में दलाली में बढ़ जाता है। तो ये जो सिर्फ 10 पैसा आम पब्लिक के पास पहुंचता था, ये इसको मिटिगेट करने की बहुत कोशिशें हुई है। अब डायरेक्ट फंड्स में आता है, लेकिन बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस जैसे होने चाहिए वो नहीं है। बिल्कुल, यानी इन सारी चीजों के माध्यम से कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो सकती है। मनोज जी, माफी के साथ आपको यहाँ पर होने बहुत आवश्यक है। और आप ये देखिए, जैसे देहरादून की हम बात करते हैं, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, 1400 करोड़ का है, तो लेकिन वो दिखता नहीं है, वो जमीन में कहीं नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, यानी सिर्फ अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। आपको भी लग रहा है कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो थोड़ी सी और बेहतर होंगी तो इन चीजों से निजात मिल सकेगी। मनोज जी, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहे हैं, वक्त की बहुत कमी, आज हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज की हमारी चर्चा में आने के लिए और अपनी बात के न्यूज पर रखने के लिए। तो क्या कम होगी आफत वाली महंगाई, क्योंकि अब महिलाएं सड़कों पर आ चुकी हैं और धन प्रदर्शन कर रही हैं, महंगाई को लेकर अपनी आवाज उठा रही हैं, क्योंकि महिलाओं के किचन का बजट बिगड़ा हुआ है और महंगाई को लेकर महिलाएं सड़कों पर है। तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए बदहाल श्री की लंका।